राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित शादीपुर पुल के स्वर्ण जयंती समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश शामिल हुए। इसके अलावा स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदन नेता योगेश वर्मा, निगम पार्षद विपिन मल्होत्रा, निगम पार्षद सुनीता मिश्रा, निगम पार्षद परमजीत सिंह राणा और अन्य कई नेता शामिल हुए। आदेश गुप्ता जी, मैंने कहा ही कि उनके आदेश पे हम सब काम कर रहे हैं, परंतु कॉरपोरेशन के पास बहुत फंड हुआ करते थे। ये रोड टैक्स सारा कॉरपोरेशन के पास जाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स कॉरपोरेशन के पास जाता था, और जितने कॉरपोरेशन के टैक्स थे वो सब लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट को इस शर्त के साथ दिए गए कि वो उसका सारा भाग फाइनेंस कमीशन के तौर पर कॉरपोरेशन को देंगे, परंतु आज कॉरपोरेशन को फंड नहीं दिया जा रहा। और ऐसे अवसर पर उन्होंने मेरा ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं इसके लिए मंच पर विराजमान सभी हमारे नेताओं का, आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ किसी एक व्यक्ति के दिमाग की सृजन है तो मैं इसका श्रेय पूरा सरदार आरपी सिंह जी को देता हूँ। वो मेरे से पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस शादीपुर फ्लाईओवर का, जो दिल्ली का पहला फ्लाईओवर था, दिल्ली के विकास यात्रा का पहला पड़ाव था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के अपने फंड से बनवाया था। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की पहचान है और दिल्ली के विकास की भी पहचान है। इसका हमें एक अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए। और ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे को चरितार्थ करता था उस समय भी जब प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अभी जो रानी झांसी फ्लाईओवर बना था, जिस समय मैं महापौर था, उस समय उसका उद्घाटन हुआ था और 10 वर्ष पहले उसका काम शुरू हुआ था। उसको भी काम को पूरा कराने में दिल्ली सरकार ने कोई सहायता नहीं दी थी। तब मोदी सरकार ने आके डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सहयोग से वो वहां पर फंड देकर उस काम को पूरा किया गया। केंद्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने उसमें मदद की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का विकास चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और वो विदेश जाकर इस पुल का बखान करती थी कि दिल्ली का विकास हुआ है, दिल्ली के अंदर हमने फ्लाईओवर बनाने की शुरुआत की थी और जिसको बनाने का काम प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी ने किया था। डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा विजय कुमार मल्होत्रा जी के नेतृत्व में जब वो दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, जो आजकल सीएम के पावर का पद है, उन्होंने ये पुल बनवाया। ये फर्क है 50 साल का और आज का। 50 साल पहले उन्होंने पहला फ्लाईओवर बनाया। स्वर्ण जयंती समारोह हमारे दिल्ली के जनक, जो जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे संस्थापक सदस्य रहे हैं, जिनके समय में ये दिल्ली का पहला पुल नगर निगम ने बनाया, उस समय मुख्य कार्यकारी पार्षद आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी, जिनके मार्गदर्शन और जिनके लगाए हुए हम पौधे हैं, इस पुल की 50वीं वर्षगांठ थी, इसलिए हमने उनके अभिनंदन के लिए ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय दिल्ली के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी, इन्हीं का हमें मार्गदर्शन मिला और सभी पुराने लोगों ने इसमें हमारा अंदर से हमारी शक्ति को जगाया, जिससे हम इतना बढ़िया सफल कार्यक्रम कर सके। देखिए, आज का दिन हमारे को प्रेरणा देता है। भारतीय जनता पार्टी आज से पहले जब शासन में थी, जब भी विकास का कार्य कर रही थी, और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास कार्य कर रही है। आज का कार्यक्रम हम ये दिखाना चाहते हैं कि उस समय का कार्यकारी पार्षद, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्हें दिल्ली की
तो देखते हुए दूरदर्शिता से पुलों का निर्माण किया। दिल्ली का पहला फ्लाईओवर पूरे विश्व के अंदर इंदिरा गांधी भी इनकी प्रशंसा करती थी। तो इसकी आज हम 50 वर्ष पूरे होने पे हमने आज हमारा को बुलाया हुआ मान सम्मान किया कि दिल्ली नगर निगम 50 वर्ष पहले जो काम करती थी आज तक वो हमारा पुल अभी तक हमारा काम चल रहा है। हमारा बड़े हर्ष का विषय है कि दिल्ली नगर निगम आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी का जो 50 साल की यात्रा उनकी राजनीतिक यात्रा रही और जो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते कार्यकारी पार्षद होने के नाते दिल्ली का सबसे बड़ा पुल यहाँ पे और पहला पुल यहाँ उनके माध्यम से बनाया गया है। तो ये हमारे संगठन की परंपरा रही है कि हमारे बड़े जिनके माध्यम से इतने सुनहरे कार्य किया गया। आज दिल्ली नगर निगम के ऑफिशियल कार्यक्रम के रूप में हम सब लोग यहाँ पर विद्यमान हैं और 50 वर्ष इस पुल के होने के जो बना रहे हैं, स्वर्ण जयंती हम आज जो बना रहे हैं उसके लिए आरपी सिंह जी और जयप्रकाश जेपी जी और दिल्ली नगर निगम के हमारे सारे नेता वो इस बधाई के पात्र हैं। आगामी वसंत पंचमी को लेकर मानसरोवर गार्डन बी ब्लॉक महिला पार्क में महिला कमेटी द्वारा वसंत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मां सरस्वती की विधिवत पूजा व अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, साथ ही महिलाओं द्वारा आपसी अंताक्षरी प्रतियोगिता भी रखी गई। इस अवसर पर मोतीनगर विधानसभा के विधायक शिवचरण गोयल शामिल हुए। आप गिरिवंश कमेटी के सरदार हरभजन सिंह और आप ट्रेड विंग से संदीप भारद्वाज भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में महिलाओं ने पार्क से संबंधित पानी की समस्याओं की और विधायक शिवचरण गोयल का ध्यान आकृष्ट किया। तो आप विधायक शिवचरण गोयल ने महिलाओं से बातचीत के दौरान निगम को अपना छोटा नालायक भाई बताया। इस दौरान डीआईडी चीफ ललित सुमन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। हमारे क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल जी हैं, संदीप भारद्वाज जी हैं और उनके साथ हरभजन जी जो विभाग से हैं। आज मानसरोवर गार्डन महिला पार्क में सभी महिलाएं बसंत उत्सव के अवसर पर उनका स्वागत करते हुए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इस अवसर पर विधायक जी का। और विधायक जी का इंतजार काफी समय से हो रहा था, सभी महिलाएं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी, तो आप आइए, आपका स्वागत किया जाए। हम अपने विधायक जी से आग्रह करेंगे जो इस अवसर पर दोस्तों पहले तो आप सभी को नमस्कार है, आप सभी को अभिनंदन। और आज जो आप माता रानी का पर्व बसंत पंचमी मना रहे हैं, इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको खुशियाँ दे, बरकत दे, खुशहाली दे और आपके परिवार सालों साल खुशहाल बने। माता के चरणों में प्रार्थना है। और माता रानी तो हर वक्त रहती है और हर वक्त देती रहती है। हमारा आंचल छोटा पड़ जाता है, लेकिन माता रानी आंचल कभी देने में छोटा नहीं। और आप जिस भाव से, जिस इकट्ठे होकर जो पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि साक्षात माता रानी आप लोगों के बीच में बैठी है। तो आप सभी को पुनः बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, खुशियाँ दें, बरकत दें, खुशहाली दें। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं राज सर्वप्रथम। आज हमारी टीम मौजूद है रमेश नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास,
जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना के मुफ्त टेस्ट करवाए जा रहे ताकि कोरोना के केसेस बढ़े ना। हालांकि कोरोना के केसेस पहले से कम है, लेकिन फिर भी इनमें बढ़ोतरी ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। उसके लिए यहाँ पर यात्रियों को रोक रोक कर उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। यहाँ के वॉलंटियर से बात करते हैं कि किस तरह से वो अपना ये काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीपक वर्मा, जो कि दिल्ली सरकार के कोरोना टेस्ट के वॉलंटियर है। इनसे हम जानेंगे किस तरह से ये रोज़ डेली टेस्ट होते हैं और कहाँ कहाँ इनका जो लोकेशन होता है उसको कैसे देखते हैं आप? मैम हम लोग पहले कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन में देखते हैं, जिस पुलिस चौकी के बाहर देखते हैं, स्लम एरिया में देखते हैं। आज हमें रमेश नगर की लोकेशन मिली है, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। नेगेटिव कम आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव कम आ रहे हैं। अब मैं मैक्सिमम 4 या 3-2 ही आते हैं, रिपोर्ट हमारे पास जो आती है इतने ही निकलते हैं। वॉलंटियर हमारी बहुत मेहनत करते हैं। तो आप डेली का कितने टेस्ट कर लेते हैं? डेली के मैम 200-150 हमारे पास जितना टारगेट होता है, जितने डॉक्टर लेकर आते हैं अपने पास, आर्टिफिशियल जितने भी लेकर आते हैं वो उतने ही करते हैं। 200 होते हैं, उनको रिकॉर्ड होता है, उनको 200 देने होते हैं, कभी 500 देने होते हैं, इतना करना पड़ता है हमें। और लोग बड़े आसानी से टेस्ट करवा लेते हैं यहाँ? कुछ करवाते तो नहीं है, लेकिन हमें करवाना पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ भी, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करते, समझाना पड़ता है। वो एक तो कहते हैं हम क्यों करवाएं, इतनी भीड़ भी होती है, कहते हैं इनमें हमें कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, पर उनको कन्विंस करना पड़ता है तो करवाते हैं वो। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, A2 पश्चिम विहार डिस्पेंसरी से हम यहाँ पर टेस्टिंग करने आए हुए हैं। हमें मोबाइल वैन में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। तो आप डेली के कितने टेस्ट कर लेते हैं? मैम डेली हमारा टारगेट होता है 150-200, हमारा डेली का इतना टारगेट होता है। हमें टेस्टिंग करनी होती है पेशेंट्स की। तो कोरोना केसेस पता करें तो अगर आपको क्या लगता है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, किस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट इस तरह से बार बार टेस्ट करवा रही है जगह जगह? मैम देखिए, एक्चुअली लास्ट 1 मंथ से तो पॉजिटिविटी रेट बहुत घटा है, बहुत ही कम पॉजिटिव रेट आए हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी टेस्टिंग होती है उनमें नेगेटिव ही आते हैं रिपोर्ट्स। बट ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है हमारा, उसके लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारी टेस्टिंग अभी बढ़ा रही है, टेस्टिंग हमारी बहुत बढ़ रही है इस टाइम। तो वैक्सीनेशन की बात करें तो सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को वैक्सीनेशन ऑलरेडी लग चुका है और अभी भी जारी है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इस वैक्सीनेशन से फ़र्क पड़ेगा? और ज़रूर मैम, इस वैक्सीनेशन से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और जो हेल्थ वर्कर्स हैं सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी गई है। हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग रही हैं, हमें अभी नहीं लगी है, बट हमारा भी कॉल या मैसेज जो भी आएगा हमें भी जाना है। हमें वैक्सीनेशन के लेकर एक मिथ है लोगों में कि वैक्सीनेशन असरदार नहीं होगा, इसको लगवाना नहीं चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो इन्होंने भी अभी जस्ट कोरोना टेस्ट करवाया है, तो इनसे जानेंगे कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ऐसे टेस्ट क्यों करवा रही है बार बार? दिल्ली सरकार इसलिए करवा रही है कि जो हमारी जनता है सुरक्षा रहे और अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ कि केजरीवाल जो करवा रहे हैं बहुत अच्छा करवा रहे हैं, और अभी वैक्सीन आई है तो भगवान करके वैक्सीन मतलब सफल हो। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में मिथ है कि वैक्सीनेशन का कुछ असर नहीं होने वाला है, आप उस मिथ को कैसे तोड़ना चाहेंगे या फिर आप लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीनेशन काम करेगी, क्यों नहीं करेगी काम? जब डॉक्टर हमारे सबसे पहले हमारे भारत में, सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत में आई है वैक्सीन और किसी भी देश में नहीं है, तो सबसे पहले भारत में बहुत बड़ी बात है। भगवान करे कि ये वैक्सीन काम करे। हमारी तो दुआ यही है कि जनता मतलब सुरक्षित रहे और ऐसे ही सोशल डिस्टेंस बनाए रखे। कोरोना को लेकर जो मिथ है लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीनेशन किस तरह से काम करेगा किस तरह से नहीं, तो लोगों का ये मिथ हम दूर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ये वैक्सीनेशन हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत से बनाया है और पूरे वर्ल्ड में इसकी मांग हो रही है। तो इस वैक्सीनेशन पर भरोसा करें और अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। मैं दीपाली, राष्ट्र प्रथम टीम से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम अभी चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से लौटकर फिर हम आपसे बात करते हैं। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र
सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार किसानों के विकास के लिए तेजी से कार्य कर रही है। धान अधिप्राप्ति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को अलग से कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। शुरुआती समीक्षा बैठक में ही यह निर्देश दे दिया गया था। सभी जिलाधिकारियों को नियमित अंतराल पर किसानों से मिलकर सही जानकारी हासिल करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि धान अधिप्राप्ति में कोई कठिनाई न हो। अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। जब कृषि विभाग में सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन है तो बाकी कोई जरूरत नहीं। हमने कहा कि भाई किसानों का ही खरीद होना चाहिए, तो एक एक चीज पर नजर है और बहुत समझिए कि जल्दी कुछ ही समय के अंतराल में डीएम्स वगैरह को सब जगह जाकर के देखना है और एक एक चीज पर निगरानी रखी जाए ताकि प्रोक्योरमेंट ठीक ढंग से हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है धान की ज्यादा से ज्यादा अधिप्राप्ति हो, ताकि उससे तैयार होने वाले चावल की बिहार में ही अधिकतम खपत हो। उन्होंने उसना चावल मिलों की शुरुआत को लेकर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को पैक्सों एवं मिल मालिकों के साथ बैठक कर उसना चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अगले वर्ष धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षेत्रवार रियलिस्टिक असेसमेंट कराने का निर्देश दिया है, ताकि और अधिक धान की अधिप्राप्ति की जा सके। साथ ही उन्होंने बचे हुए किसान और क्षेत्र में धान की उपलब्धता का आकलन कराने, पैक्स और चावल मिलों की भंडारण क्षमता का आकलन कर उसका विस्तार करने तथा सभी जिलों में गोदाम और स्टोरेज की स्थापना के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया। भवन निर्माण विभाग के सचिव सह गया जिला के प्रभारी सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में जिले में चल रही विकासात्मक एवं जनोपयोगी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को तरजीह देना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने विभाग से संबंधित कार्यों को अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक करें, ताकि जिले का और अधिक विकास हो सके। भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने भवन निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोतिहारी के जिला पदाधिकारी शीर्षस्थ कपिल अशोक ने अरेराज अनुमंडल में आम और लीची फसल उत्पादन से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सारण के जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सरस्वती पूजा एवं पैक्स चुनाव के संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, सभी अंचलाधिकारियों एवं सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की एवं विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने 17 फरवरी से 3 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाले आयुष्मान पखवाड़ा के सफल आयोजन के संबंध में प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 10 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन सभी प्रखंडों में लोगों को जागरूक करेंगे। समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने दलसिंहसराय प्रखंड के पांड गांव स्थित पांडव स्थान का भ्रमण किया। इस स्थल पर पूर्व में खुदाई के दौरान कई ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। स्थानीय लोगों ने इस स्थल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। जिलाधिकारी ने इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने सदर अस्पताल में 5 बेड के ह्यूमोडायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। यहाँ जिले के सभी राशन कार्डधारियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों, केंद्राधीक्षकों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को ब्रीफ किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। खगड़िया के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने खनन टास्क फोर्स की बैठक की। इस मौके पर सप्ताह में किसी एक दिन औचक निरीक्षण करने हेतु स्थानीय थाना, अंचलाधिकारी एवं खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा ने शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया इफेक्टिव मीडिया है। इसका कार्य बहुत ही तेज गति से होता है। उन्होंने कहा कि सूचना भवन में मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार,
निदेशक श्री प्रदीप कुमार झा एवं विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डिजिटल मीडिया एक इफेक्टिव मीडिया है, समय के साथ बदलाव हुआ है और फास्ट कम्युनिकेशन का एक सुबह अखबार तो हम नेक्स्ट डे सुबह पढ़ते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन का तरीका है सूचना भवन में एक मीडिया सेंटर बनाया जाए, जहां पर कि सारे डिपार्टमेंट का जो डेली का प्रेस रिलीज है वहां पर रहे, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। और वहीं से अगर 6-7 अगर हम लोग मॉनिटर रख देते हैं, कोई स्टोरी फाइल करना चाहे तो वहां आकर के उस हॉल में बैठ करके, सबका ऑफिस हो सकता है दूर हो, डिस्टेंस पे हो, तो कोई आकर के स्टोरी फाइल करना चाहे तो वहाँ बैठ के उसको हम लोग जरूर प्रोसेस करके स्पीडअप करके चाहेंगे जल्दी वो शुरू हो जाए। राज्य सरकार द्वारा सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के संबंध में जिला प्रशासन और सभी संबंधित पदाधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में एडीजी अमित कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करने तथा पूजा पंडालों और विसर्जन के जुलूस में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए श्रद्धालुओं से अनुरोध करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने विसर्जन जुलूस के लिए लाइसेंस निर्गत करने का भी निर्देश दिया। आगामी सरस्वती पूजा के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन और सभी संबंधित पदाधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी किस्म की विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो और जितने भी श्रद्धालु इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं वे उल्लासपूर्वक बिना किसी असुविधा के मना सकें। जो भी पूजा पंडाल बनाए जाएंगे और विसर्जन के लिए जो जुलूस निकलेगा उसमें जहां तक संभव हो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए सभी श्रद्धालुओं को निर्देशित किया जाए। नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने नरहट प्रखंड में ग्राम पंचायत कोनीवर वालीपुर में सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रजौली के अनुमंडल पदाधिकारी, छात्र छात्रा एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार सरकारी भूमि, लोक भूमि की सूची तैयार करने के संबंध में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान अपर समाहर्ता ने सभी पदाधिकारियों को अविलंब भूमि विवरण सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी की जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने शांतिपुर, निष्पक्ष और भय रहित पैक्स एवं पंचायत निर्वाचन की तैयारी के संबंध में कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में पढ़ाई, साफ सफाई एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन का भी जायजा लिया। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में ICDS, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, महिला हेल्पलाइन और जीविका की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखीसराय के जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में सरस्वती पूजा, पैक्स चुनाव एवं विधि व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में ICDS की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने गिरियक प्रखंड में गंगा जल उद्भव योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैशाली की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने जनता दरबार में आए लोगों की समस्याएं सुनी एवं संबंधित विभागों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है बरसाना मंदिर। ये मंदिर राधा रानी का मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की राधा बरसाना के ही रहने वाली थी। मथुरा से 25 किलोमीटर दूर बरसाना गांव स्थित है।
आज राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आपको बरसाना की राधा रानी के दर्शन करवा रही है। अभी हम बरसाने के कुशल बिहारी मंदिर से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण हमेशा आया करते थे और राधा रानी जी को मिलने के लिए यहाँ पर आते थे और यह मंदिर बरसाने में है और इस मंदिर का दर्शन करने के बाद ही भक्तगण राधा रानी जी के दर्शन को जाते हैं। काफ़ी भक्त लोग आए हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ये बरसाना गांव का नज़ारा है और बरसाना राधा रानी का मंदिर और कुशल मंदिर देखने के बाद आपको यह नज़ारा दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पहाड़ पर अवस्थित माँ का यह मंदिर अद्भुत अलौकिक है और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बरसाना गांव का हजारों हजार श्रद्धालु भक्तगण पूजन करने के बाद राधा रानी जी का पूजन करने के बाद लोग अब अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है गांव का, बरसाना गांव का, जहां श्री कृष्ण निवास किया करते थे, हमेशा यहाँ क्रीड़ा करते थे। रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के किनगांव में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें करीब 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात को पपीते से भरे ट्रक में कई मजदूर सवार थे और ट्रक ने एक मोड़ पर गाड़ी का नियंत्रण खो दिया जिसकी वजह से ट्रक पलट गया और 16 लोग मौके पर ही मारे गए। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हादसे पर दुख प्रकट किया है। महाराष्ट्र प्रशासन घटना की जांच कर रहा है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो राष्ट्र को कैसे बनाया जाए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्र जो बनता है वो वहाँ के नागरिकों के द्वारा, जो जनता है उनके द्वारा राष्ट्र बनता है। भारत जैसे राष्ट्र का निर्माण हम सर्वप्रथम रूप में करना चाहेंगे तो यहाँ विविध तरह के लोग रहते हैं, विविध तरह की भाषा है, विविध तरह के धर्म है, विविध तरह की जातियाँ हैं। अगर इन सब जातियों को जो संविधान द्वारा हमें अधिकार दिया गया, मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, उसका पालन करते हुए अगर इन सबको हम राष्ट्र निर्माण के अंदर योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में वे अपना क्या योगदान दें? देश को आगे करके अपने अपने कर्तव्यों का अपने अपने अधिकारों क्षेत्र के अंदर रह के उन कार्यों को तालमेल के हिसाब से किया जाए। एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि हमें देश का जनमानस के बारे में सोचना है, उसके विकास के बारे में सोचना है, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना है। इसलिए दोनों को अपने अधिकारों का ध्यान रखते हुए देश सर्वप्रथम के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तालमेल के हिसाब से। राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में सर्वप्रथम राष्ट्र की बात आ रही है तो सारे देश के लोग अगर सर्वप्रथम ये सोचे कि हमने ना किसी को भ्रष्टाचार के रूप में 1 रुपया देना है, ना किसी सगे संबंधी को भ्रष्टाचार के रूप में कोई पोस्ट देनी है, ना किसी की सिफारिश करनी है। अगर हम ये चीज का, इस नियम का पालन करें तो भ्रष्टाचार रूपी ये सारी समस्याएं इस देश से खत्म हो सकती है। इसके लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है सारे देशवासियों को, तभी ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आपकी क्या सोच है? ऑलरेडी हमारा देश विश्व गुरु है। कई तरह की चीजें वो दूसरे देशों को, जो संसार के अंदर दूसरे देश हैं, उनको ये चीजें दी है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, सबसे बड़ी बात है जितना हम लोग समर्पण भाव अपने राष्ट्र के प्रति दिखाते हैं, जनमानस के प्रति दिखाते हैं, ये संदेश हम दूसरे देशों को भी देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
से ही हम